नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम न्यूज। आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम रंग बदलती राजनीति में। आज बात करने वाले हैं दिल्ली की उन 7 लोकसभा सीटों की जिसको लेकर अब कहीं ना कहीं सियासी घमासान मचा हुआ है। 25 मई को लोकसभा चुनाव है। ऐसे में सारी पार्टियां अपने ही चुनावी रणनीति बनाने में जुट गई हैं। अब इस रन में कहीं ना कहीं मायावती ने एंट्री मार दी है और वो एंट्री ऐसी कि वो धमाकेदार मानी जा रही है। जिस तरीके से उन्होंने अपने उम्मीदवारों को उतारा है, कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि वो चाहे भाजपा हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो, सबके लिए वो खतरा बन सकती है। इन्हीं सब चीजों के लिए आज हमारे साथ अमन जी मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि इस बार जिस तरीके से मायावती ने यहाँ पर एंट्री मारी है अमन जी, तो क्या वो पूरा सियासी समीकरण बनाते हुए नजर आ सकती हैं दिल्ली में? देखिए, बिल्कुल माही, और हम लगातार उत्तर प्रदेश के नज़रिए से देखते हैं कि मायावती सिर्फ वहीं तक सीमित है, लेकिन उन्होंने हमेशा जो है यूपी के अलावा भी राजनीति की है। चाहे राजस्थान की बात की जाए, मध्य प्रदेश की बात की जाए या फिर दिल्ली की बात की जाए, अनेकों बार मायावती ने अपने प्रत्याशी उतारे। लेकिन देखिए, प्रत्याशी उतारना, उसको जीत दिलाना, दोनों बड़ा अंतर है। इस बार भी कुछ ऐसे ही दिखाई पड़ता है कि मायावती ने भले ही 7 सीटों के ऊपर जो प्रत्याशी हैं वो उतार दिए हों, लेकिन देखिए क्या तैयारी है इसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा है। जो प्रत्याशी हैं वो कितने मकबूल हैं, कितने लोकप्रिय हैं, इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। दरअसल ये चीजें पहले ही कह सकते हैं कि इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए, मंथन होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ चर्चाओं में बने रहने के लिए मुझे ऐसा लगता है माही जी की मायावती सारी की सारी जो कवायद है वो करती हुई दिखाई पड़ रही है। अगर उनको वाकई में चुनाव जीतना होता, वाकई में चुनाव में जो है तगड़ी फाइट देनी होती, तो इसके लिए कम से कम साल 1.5 साल पहले से इसको लेकर पूरे का पूरा प्लान बनाया जाता। लेकिन जिस जल्दबाजी में, जिस आपाधापी में उन्होंने फैसला किया है कि दिल्ली की 7 की 7 सीटों पर जो लोकसभा की है उनके ऊपर हमारे प्रत्याशी उतरेंगे, तो ये बताता है कि मायावती वाकई में राजनीति में एक्टिव तो है, एक्टिव तो होना चाहती, लेकिन जो उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए माही, वो दिखाई नहीं पड़ती। इसीलिए जो उनके प्रत्याशी हैं उनके नाम तो लोगों को याद नहीं रहते, सिर्फ जो उनका चुनाव चिन्ह है उसके सहारे जो कह सकते हैं वोटर्स हैं वो जरूर ध्यान खींचते हैं। तो ऐसे में मायावती को पूरे प्लानिंग के साथ में जाना चाहिए। आप देखिए, उनके जो भतीजे हैं आकाश आनंद लगातार बयानबाजी कर रहे हैं और ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं जिसको लेकर कई तरह की चर्चाएं होती हुई नजर आती है। आपने देखा बीते दिनों उन्होंने कहा कि यूपी के अंदर आतंकवादियों की सरकार है, ऐसा लगता है। तो इस तरह की जो बयानबाजी होती है कहीं ना कहीं ये बताती है कि वो बड़बोलापन तो दिखा रहे हैं, एक तरीके से जो सत्ता पक्ष है उसको घेरने का प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन देखिए उनकी सियासी जमीन उतनी मजबूत नहीं है कि इन बयानों के सहारे वो जीत हासिल कर सकें या फाइट में भी कहीं आ सके। क्योंकि आप देखिए कि 14 में भी वो उत्तर प्रदेश में हारते, 19 में भी हारते और 24 में भी कोई बहुत बड़ा प्लान उनके पास नहीं है, क्योंकि जो भी उनके पास जो कह सकते हैं कि सांसद थे भी वो दूसरी पार्टियों में चले गए। तो ऐसे में दिल्ली में जो उन्होंने अपने साथों के साथ प्रत्याशी उतारे, मुझे ऐसा लगता है माही की जल्दबाजी में किया गया फैसला है और इसको लेकर पूरे संगठन को सोचना चाहिए कि जहां पर भी प्रत्याशी उतारे कम से कम वो फाइट में तो दिखाई पड़े। जी बिल्कुल, लेकिन अमन जी यहाँ पर ये भी बड़ा सवाल खड़ा होता है कि 20% वहाँ पर मुस्लिम और दलित वोटर्स हैं। तो मायावती कहीं ना कहीं 3 प्रत्याशियों को उन्होंने मुस्लिम प्रत्याशी उतारा है, जिसमें से 3 एडवोकेट हैं, डॉक्टर हैं। तो तमाम तरीके की वो अपनी चुनावी रणनीति तो उन्होंने अपने तरीके से पूरी कर ली है। तो क्या वो चाहती हैं कि चाहे 2-4 सीटें ही आए, लेकिन वो जिस तरीके से मुस्लिम प्रत्याशी है उनके जरिए ही आए, तो ऐसे में तो वो सबका समीकरण बिगाड़ते हुए नजर आएंगे दलित वोटर्स। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने आंकड़े जो रखे बाकी बताते हैं कि 20-22% के आसपास दलित और मुस्लिमों का जो कैसे समीकरण है यहाँ पर वो बाकी खेल बिगाड़ सकता है। और देखिए वो साउथ दिल्ली की अगर बात करें तो यहाँ पर जिस तरह से उन्होंने मुस्लिम प्रत्याशी को उतारा है अब्दुल बासित को, वो ये बताता है कि यहाँ पे जिस तरह से बीजेपी ने राबड़ी सिंह बिधुड़ी और वहीं आम आदमी पार्टी की बात करें तो सही राम पहलवान को उतारा है, तो यहाँ समीकरण बिल्कुल बिगाड़ सकते हैं। और जाहिर बात है कि 20-22% वोट माही बहुत होता है, अगर उनके ऊपर काम किया जाए तो यही कुछ समीकरण उत्तर प्रदेश में भी नजर आता है कि वहां भी 20-22% के आसपास दलित वोट बैंक है। और देखिए वोट बैंक होना सिर्फ काफी नहीं होता है, मैं वही कह रहा था आपने आपसे कि वोट बैंक तो है, लेकिन कैसे उसको साधा जाए, कैसे उसको अपने करीब लेकर आया जाए, कैसे उनके लिए काम किया जाए। क्योंकि आप देखिए कि मायावती ने बीते 3-4-5 साल से उतनी सक्रियता नहीं दिखाई राजनीति में जैसे दिखाई जानी चाहिए थी। आजाद लगातार यही बात कहते हैं कि मायावती से जिस तरह की उम्मीद दलित समुदाय को रही है और मायावती ने काम भी किया है, लेकिन बीते 4-5 सालों से जिस तरह से उन्होंने पूरी तरह से इस कह सकते हैं जमीन को छोड़ दिया है, वो ये बताता है कि मायावती सिर्फ
ट्विटर के जरिए राजनीति करना चाहती हैं। जहाँ पर भी कोई मुश्किल होती है, कोई दिक्कत होती है या कोई अत्याचार होता है, वहाँ पर ट्वीट के जरिए अपनी कह सकते हैं कि खानापूर्ति वो करती हुई नजर आती है। उनको जमीन को उतरना पड़ेगा और ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि कुछ सीटों को अगर जीतना है तो बाकी जीतने का प्लान उनको बनाना पड़ेगा। और देखिए, मायावती को अपनी पार्टी को दोबारा रिस्टैब्लिश करना है तो संगठन को एक बार फिर से मजबूत करना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना लगे कि वो सिर्फ वोट काटने के लिए यहाँ पर आई है। कभी बीजेपी को फायदा पहुंचाने के आरोप उनके ऊपर लगते हैं, कभी कांग्रेस पार्टी को फायदा पहुंचाने के आरोप लगते हैं। तो ऐसे में खुद की जो पहचान है माही बीएसपी की, वो कहीं ना कहीं सब में होती जा रही है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने ये जानकारी दी वो तो वाकई में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये भी खड़ा होता है मुझे कि जिस तरीके से कांग्रेस और आप पार्टी का गठबंधन है, अगर अभी आपने देखा कि अरविंदर सिंह लवली ने इस्तीफा दे दिया, उसके बाद नीरज बसोया ने दे दिया, नसीब सिंह ने दे दिया, तो उन्होंने आरोप लगाया कि केजरीवाल वहां पर कांग्रेस पार्टी को डिक्टेट करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर कांग्रेस पार्टी के साथ उनका गठबंधन नहीं होता तो क्या मायावती वहां पर एंट्री मार सकती थी? देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि मायावती, जाहिर बात है, आपने शुरुआत में जो आंकड़ा पेश किया कि 20-22% का जो वोट बैंक है वो मजबूत एक कड़ी हो सकता है और मायावती को जरूर इसके ऊपर ध्यान रखना चाहिए। आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में जब वो ताकतवर थी मायावती के लिहाज से अगर बात की जाए तो 20-22% जो दलित तो वो वोट बैंक था सीधे सीधे मायावती के खाते में जाता था। तो उस समय तमाम पार्टियां जो थी वो कह सकते हैं कि मायावती के सामने टिक नहीं पाती थी। यही वजह थी कि मायावती, और दूसरी बात ये भी है कि मायावती जो कह सकते हैं जातिगत समीकरण उसको साधने में बहुत माहिर मानी जाती है। आपने देखा 2007 की अगर बात करें, जब सत्ता में अपने बूते वो आई थी, उस समय भी उन्होंने मुस्लिम, हिंदू, सिख, क्रिश्चियन जितने भी समुदाय उनको साधने का काम किया और सभी समुदाय ने उनको वोट दिया है। कुछ वैसा ही वो दिल्ली में भी कर रहे हैं, क्योंकि आपने जो बताया कि 3 प्रत्याशी हैं जो मुस्लिम आते हैं, कह सकते हैं नजर आ रहे हैं। इसके अलावा जो ओबीसी भी इसमें वोट जो प्रत्याशी हैं तो वो साधने का काम करते हैं। लेकिन देखिए, उसके लिए पहले आपको प्रोसेस पूरी तरह से करना पड़ता है, लोगों के बीच जाना पड़ता है, अपने आप को वहां पर प्रेजेंट करना पड़ता है, लोगों को जगाना पड़ता है। तो इस काम में कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मायावती या उनकी जो पार्टी है वो कहीं ना कहीं कमजोर है। इसीलिए 2012 के बाद से लगातार उत्तर प्रदेश में तो खासकर मैं देख रहा हूँ कि जो पार्टी सबसे ताकतवर थी वो लगातार कमजोर होती हुई नजर आई। और 19 में हालांकि 10 सीटें उनके पास थी, लेकिन ये भी सपा के सहयोग से उनके पास थी। 22 में जब वो विधानसभा चुनाव लड़ी उत्तर प्रदेश में तो देखिए महज 1 सीट उनके पास आती है और वोट का जो परसेंट है माही वो भी घटकर 13-14% पे आ जाता है। देखिए 22% से 13-14%। वही बात दिल्ली में भी नजर आती है। यहाँ पर भी वो पूरी तरह सक्रिय रहती, पूरी तरह से मजबूत रहती। तो शायद बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ, इक्का दुक्का सीटों पर वो अपनी मजबूती पेश करती और शायद उनके खाते में इक्का दुक्का सीट आ भी जाती। जी बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से 2019 में उन्होंने सपा के साथ जब गठबंधन किया था तो मायावती ने एक मजबूती दी थी और सपा 5 सीटों पर आई थी, जबकि उनकी पहले सरकार भी रह चुकी थी और सपा को 5 सीटें मिली, मायावती को 10 मिली। तो ऐसे में भी जिस तरीके से मायावती फिर पहले इतना एक्टिव नहीं थी, लेकिन अब फिर से एक्टिव हुई है। अलग अलग राज्यों में वो अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रही है। मैनपुरी, एटा, मुरादाबाद, आप देखिए तमाम जगह पे वो रैलियां, जनसभाएं कर रही है। तो उसका इम्पैक्ट, और सबसे बड़ा जो उन्होंने अभी जनता को लुभाने का काम किया, उन्होंने बोला कि बीजेपी हो, कांग्रेस हो, अपना मैनिफेस्टो देती है क्योंकि वो काम नहीं करती, बस जुमलेबाजी करती है। लेकिन हम कोई मैनिफेस्टो आज तक हमने नहीं निकाला, हमने लोगों को काम करके दिखाया। इससे वहाँ की जो जनता है काफी कनेक्ट करती है उनको। तो ये सब जो चीजें चल रही है, उन्होंने पश्चिमी यूपी को लेके भी बहुत बयान दिया था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस बार उनकी सीटों में इजाफा देखने को मिल सकता है। देखिए, बिल्कुल बयानबाजी तो बाखूबी करती है और जाहिर बात है कि जब वो बोलती है तो बिल्कुल बहुत सारे लोग उनके सामने चुप हो जाते हैं और यही सबसे बड़ी ताकत उनकी है। लेकिन देखिए, जिस तरह की सक्रियता 2015-14 से पहले की उनकी थी वो लगातार कम हुई और यही वजह है कि बसपा की जो मजबूती थी कहीं ना कहीं वो उनकी कमजोरी बन गई। अगर मायावती एक्टिव रहती माही तो अभी बीएसपी का ऐसा हासिल नहीं होता। जाहिर बात है कि लोकसभा में जिस तरह से कह सकते हैं उनकी जो पकड़ रही है चुनावों में, जो उनके प्रत्याशी या जो लोग जीत कर जाते हैं उनका जो आंकड़ा है वो बढ़ता हुआ नजर आता है, लेकिन लगातार वो घटा है। यानी कि मायावती ने अपना जो कह सकते हैं सक्रियता है वो कम की है और यही बात बार बार अखड़ती है तमाम बीएसपी के जो नेता उनको भी, और जिन्होंने अभी बीएसपी छोड़ी वो भी यही बात कहते हैं कि मायावती ने उतनी सक्रियता नहीं दिखाई, इसीलिए बीएसपी लगातार कमजोर हो रही है। जाहिर बात है अगर बीएसपी को मजबूत होना है, ताकतवर होना है तो एक बार फिर जमीनी लड़ाई को मजबूत करना पड़ेगा, जमीन को उतरना पड़ेगा। उसके बाद बीएसपी एक बार फिर से तमाम बड़ी पार्टियों को टक्कर देती हुई नजर आ सकती है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से मायावती ने दिल्ली में थोड़ी लेट जरूर कर दी है, लेकिन अभी भी कुछ भी बिगड़ा नहीं है। अगर उनके जिस तरीके से उन्होंने पावरफुल कैंडिडेट्स उतारे हैं, अगर वो
उनकी पकड़ जनता के बीच में अच्छी होगी। और जिस तरीके से चूहे बिल्ली का खेल आम आदमी पार्टी का, कह लीजिए कांग्रेस और बीजेपी का चल रहा है, उसमें ऐसा ना हो कि मायावती बाजी मारते हुए नजर आए, तो ये भी हो सकता है। फिलहाल आपकी इस पे क्या प्रतिक्रिया बनेगी कि मायावती दिल्ली में आकर अब क्या कुछ अलग कर सकती हैं और यहाँ की राजनीति को कैसा नया रूप दे सकती हैं? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पर।